सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। तो इसके अंतर्गत पहली जो सीट आप लोगों को बनानी है वो है रूफ ट्रस। तो रूफ ट्रस में इसमें आपको फिंक रूफ ट्रस बनाना है। कौन सा बनाना है? फिंक रूफ ट्रस। तो सबसे पहली चीज आती है, यानी जो बनाना आपको फिंक रूफ ट्रस। तो सबसे पहले जो है ये रूफ ट्रस की जो ट्रस होता क्या है, यानी कि ट्रस ऐसी संरचना जिसका निर्माण विभिन्न मेंबर्स या अवयव या उपांग को त्रिभुजाकार आकृति में जोड़कर तैयार करते हैं, तो वो ट्रस कहलाती है। यानी डिफरेंट टाइप्स की जो मेंबर्स हैं उनको हम ट्रायंगुलर शेप में कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर तैयार करें, तो वो हमारी जो है ट्रस कहलाती है। अब अगर हम मान लीजिए मेंबर्स वुडन इस्तेमाल करें तो वो कहलाएगी वुडन ट्रस। अब इसमें स्टील के स्ट्रक्चर यानी स्टील के मेंबर कनेक्ट करेंगे तो ये कहलाएंगे स्टील ट्रस। तो अब इसमें जो शेप होती है ट्रस की वो त्रिभुजाकार होती है। हो सकता है इसके पहले आप लोगों ने न्यूमेरिकल ट्रस पे लगाए हो, तो देखो सबसे पहली चीज आती है कि आपको क्या दिया रहता है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि भाई 10 मीटर पार्ट के लिए एक स्टील ट्रस का जो है इसका एलिवेशन और ज्वाइंट की डिटेल इत्यादि दे दिया बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए होता क्या है कि एग्जामिनेशन में लिमिटेड टाइम रहता है, तो आपको ट्रस की ड्राइंग वो सिलेक्ट करनी चाहिए जो विद इन टाइम आप उसको बना सके। तो जैसे मान लीजिए एक ट्रस ये है, अब इन्होंने कहा कि भाई 10 मीटर पार्ट है, ठीक है। तो हमने इसको 10 मीटर मानते हुए इसका जो बीच वाला पोर्शन देखिए 10 के 4 भाग तो हो सकते हैं और 3 भाग हो सकते हैं। 4 भाग होंगे तो एक भाग आपका बनेगा 2.5 मीटर का। तो हमने इसके 3 भाग किए, बीच के हिस्से को 4 भाग मीटर कर लिया और किनारे के दोनों हिस्सों को 3-3 मीटर कर लिया। तो इस तरीके से इसको इस शेप में मिला दिया, ठीक है। अब इसमें ये जो पोर्शन है इंक्लाइन में इसका सेंटर निकाला और यहां से इसको मिला दिया। तो ये हमारी जो फिंक ट्रस है इसकी सिंपल सी ड्राइंग हो गई। अब अगर मान लीजिए यही पार्ट की लंबाई ज्यादा हो जाए, 15 मीटर हो गई, 16 मीटर हो गई, तो इस तरीके से अगर ज्यादा लंबाई हो जाएगी तो उसी हिसाब से इसके जो भाग हैं कई करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 16 मीटर, तो 16 मीटर को किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे, एक 4 मीटर का कर लिया और 4 भाग जो है 3-3 मीटर के, तो बीच वाला हिस्सा 4 मीटर का ले लिया। अब बचे 4 मीटर निकालने के बाद कितना 12 मीटर, तो 6 मीटर इस तरफ 6 मीटर इस तरफ, 2 हिस्से इसके कर दिए 2 हिस्से इसके कर दिए, तो इसको इससे मिला दिया। अब इसमें देखो ये 2 हिस्से बच रहे हैं, इन 2 हिस्सों से ही इसके 2 भाग कर दे। तो एक हमने यहाँ पे अगर इस पॉइंट लगा दे सेंटर पे, तो ये हो गया। तो इस तरीके से इसको इससे मिला दें। ये इंक्लाइन में मिलेगा, जो शेप में भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन डायग्राम हो गया। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें कि हम इसकी ड्राइंग बनाने से पहले इसके जो टर्म्स यूज्ड इन ट्रस इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहला हमने लिखा स्पैन। स्पैन किसको यानी विस्तृति किसको कहते हैं? तो तुम लोगों ने आरसीसी वगैरह अन्य सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि आलम्बों के बीच से बीच की जो दूरी है। अब इस ट्रस को 2 सपोर्ट पे मान लीजिए रख दिया गया, दोनों किनारों पर इसको सपोर्ट के माध्यम से रख दिया गया। तो इसमें जो बीच से बीच की डिस्टेंस है ये कहलाती है क्लियर स्पैन।
यानी कि शुद्ध पाठ, और यही पाठ दिया रहता है, ठीक है। अब इसके लिए बाद में इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान का मतलब हो गया जो हमने इसमें सपोर्ट दिए हैं, सपोर्ट के सेंटर टू सेंटर, ये इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, ये हमारा कहलाएगा इफेक्टिव स्पान। तो इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। दूसरा टर्म्स आता है राइज, उठान। तो ये हिस्सा देख रहे हो सेंटर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें जो राइस है, राइस को कहते हैं, मान लीजिए अगर ये एंगल हम कहें थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, यानी राइस, चलिए पहले राइस के बारे में बता रहे थे। तो राइस क्या है? राइस को कहते हैं ये ट्रस का सबसे हाईएस्ट जो हमारी डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये हमारी जो है कहलाती है राइस। राइस को है, ठीक है। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं टेन थीटा से। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारी हो गई राइस, कौन सी? ये राइस है। इसको मान लिए, चलिए एच मान लिया, और यहां से ये पूरा कहलाता है स्पैन, यानी इफेक्टिव स्पैन हो गया। मेन चीज लेना है इसके जंक्शन से जहां पर ये दोनों मेंबर आपस में हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड मेंबर मिल रहे हैं, यहां से इसकी ये दूरी, अगर हम कहें कि ये हमारी डिस्टेंस एल है, तो इसको हम कहेंगे L/2, तो एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो ये एंगल यानी क्या हुआ? राइस अपॉन स्पैन बाई 2। इसके बाद टर्म्स आता है स्लोप। तो जो हमने जो एंगल दिखाया है, यानी ट्रस के जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है, ये प्रिंसिपल राफ्टर कहलाता है, जो इंक्लाइंड मेंबर है, और ये हॉरिजॉन्टल मेंबर जो है ये टाई बीम कहलाती है। इसको हम बॉटम कॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटम कॉर्ड। इसको टॉप कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो हमारा इसमें जो स्लोप, सॉरी क्या निकाल रहे थे? स्लोप। तो ये स्लोप थीटा है। तो स्लोप थीटा यानी हॉरिजॉन्टल मेंबर और ये इंक्लाइंड मेंबर, जो कि हमारे जो हमारा सपोर्ट है जिसपे मिलते हैं, इनके बीच का एंगल ये स्लोप कहलाता है। अब ये स्लोप कैसे निर्धारित करते हैं? तो इसमें देखा जाता है कि इस ट्रस का इस्तेमाल कहाँ होना है। अगर सामान्य तौर पर देखिए, इसका जो स्लोप है, ये स्लोप के लिए थीटा की वैल्यू ये 20 डिग्री से 45 डिग्री तक रखते हैं। 20 डिग्री से 45 डिग्री तक हम लेते हैं। अगर हमारी ये प्लेन एरिया है जहां पे बरसात इत्यादि बहुत कम होती है, तो ऐसे स्थानों पर हम 20 से लेकर के 25 डिग्री तक इस्तेमाल कर लेते हैं। जिन जगहों पर अधिक वर्षा होती है, बर्फबारी होती है, उन स्थानों पर ये स्लोप ज्यादा रखा जाता है, जिसलिए कि अगर इस पर जो भी रूफ कवरिंग डाली है, उस पर अगर बर्फबारी अगर होती है तो ज्यादा देर तक उस पर ना ठहर सके, स्लोप ज्यादा होने से इसको ये नीचे निकल जाए। तो ये हाईएस्ट स्लोप रखते हैं जहां पे बर्फबारी होती है या जहां हैवी रेन होती है उस जगह पे। और दूसरी चीज, जहां पर तेज हवाएं चलती है, जहां पर तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर ये स्लोप हम कम रखते हैं। अब इसके बाद में तब आता है पिच। पिच किसको कहते हैं? पिच कहते हैं राइस और स्पैन के रेशियो को। पिच किसी भी ट्रस में पिच जो है ये कहलाती राइस अपॉन स्पैन। तो इसकी राइस मान लीजिए एल है और स्पैन, सॉरी राइस इसकी एच है और स्पैन एल है। तो एल एच अपॉन एल जो है ये पिच कहलाएगी। और ये जो पिच है ये हमारी रखी जाती 1/3 से 1/6 के बीच। तो अगर मान लीजिए हमको लंबाई पता है कि 10 मीटर पार्ट के लिए ट्रस बनाना है
और हमने मान लीजिए पिच ले ली 1/3 और 1/6 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1/4 ले ली, तो हम कह सकते हैं कि H/L इक्वल टू 1/4। तो H इक्वल टू L है 10 मीटर और इससे भाग दे दिया यानी 2.5 मीटर। तो हम इसको 2.5 मीटर हाइट तक इसको उठाएंगे, बनाएंगे। तो इस तरीके से ये पिच कंप्लीट हो गई। अब आती टाई बीम। टाई बीम यानी किसी भी ट्रस का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर जो कि हमारी जो टेक है, सपोर्ट है, उस पर रुका हुआ रहता है, उसको हम टाई बीम कहते हैं और इसको बॉटम कॉर्ड भी कहते हैं। तो ये हमारी टाई बीम इसमें कहलाएगी ये। इसके बाद में राफ्टर। राफ्टर में 2 राफ्टर कहलाते हैं, एक प्रिंसिपल राफ्टर और एक कॉमन राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर यानी इसमें देखिए एक इंक्लाइंड मेंबर, अब इसी राफ्टर के ऊपर पर्लिन इत्यादि रखी जाती है, यानी जो राफ्टर पर्लिन इत्यादि को सहारा दे, नत अवयव, उसको हम राफ्टर कहते हैं, जो कि हमारा एक उसका सिरा उसका टाई बीम से कनेक्ट रहता है और दूसरा सिरा इसका ये शीर्ष पे, जिसको कि रिज कहते हैं। ठीक है, तो वो मेंबर हमारा प्रिंसिपल राफ्टर कहलाता है। इसी तरीके से स्ट्रट। अब इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स पर जब बाहरी भारों के कारण या बलों के कारण प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये टेंशन मेंबर है या कंप्रेशन मेंबर। अगर इसमें संपीड़न बल आते हैं, बल प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, तो हम कहते हैं कि कंप्रेशन मेंबर है। अगर टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होते हैं तो हम कहते हैं टेंशन मेंबर है। तो स्ट्रेस यानी वो जिस पर कि हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट हो, वो हमारे मेंबर स्ट्रेट कहलाते हैं। ये वर्टिकल भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कहलाता है पर्लिन। पर्लिन जो है ये बताया कि प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर रखी जाती है। पर्लिन का मुख्य काम क्या है कि देखिए एक ट्रस से कभी भी किसी को छत को नहीं बनाया जा सकता, तो इसके लिए कई पर्लिन डाली जाती। जैसे एक हम छोटा सा डायग्राम बना दे रहे हैं, जिसे मान लीजिए एक हॉल है, ये हॉल है और इसमें देखिए हमको ढालू छत डालनी है, तो एक पर हमने ट्रस यहाँ पे बनाया, एक ट्रस यहाँ पे, यानी हल्का सा डायग्राम बना दे रही है। इस तरीके से हमने ये कई ट्रस डाल दिए गए। अब इन ट्रसों को आपस में जोड़ने के लिए एक इन दोनों के जो हमारी ये डिस्टेंस है, इस हिसाब से ये मेंबर लगाए जाते हैं। ये मेंबर क्या करते हैं, दोनों जो हमारे ट्रस हैं, इन ट्रसों को आपस में जोड़े रखते हैं। दूसरा काम इनका क्या होता है, जब हम रूफ कवरिंग डालेंगे, एक ये देखिए, जब इसमें हम सीट वगैरह डालेंगे तो इस सीट को सपोर्ट प्रदान करता है। तो ये हमारी पर्लिन कहलाती है। पर्लिन का डिजाइन, तुम्हारा जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है उसमें है, तो उसमें कौन सा मेंबर इस्तेमाल करेंगे वो डिजाइन का क्षेत्र है। आपको फिलहाल ये देखना है कि ये हमारी पर्लिन है और इसका काम दोनों जो हमारे ट्रस है इनको कनेक्ट करना और सीट को बेस प्रदान करना। इसके बाद में है क्लीट एंगल। तो इसमें पर्लिन कुछ इस प्रकार से रख दी जाती है, जैसे मान लीजिए हमने कोणी खंड का एक पर्लिन के रूप में इस्तेमाल किया तो हमने ये रख दिया, तो ये हमारी पर्लिन हो गई। अब पर्लिन को ये ऐसे नहीं रखी जा सकती है, ये अपनी जगह से हिल जाएगी, गिर जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको सहारा देने के लिए एक गुटका लगा दिया जाता है इस तरीके से, इसको कहते हैं क्लीट। अब चूंकि एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए क्लीट एंगल। किंग पोस्ट ट्रस तुम लोगों ने पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में, तो उसमें वुडन ट्रस था किंग पोस्ट में, तब हम लकड़ी की गुटकी लगाते थे और उसको कहते थे ये क्लीट।
तो इसमें ये क्लीट एंगल है, इसका एक टांग जो है ये मुख्य राफ्टर से जुड़ा रहता है, दूसरा पर्लिन के साथ जोड़ते हैं। अब जोड़ने के लिए कोई भी नट बोल्ट का इस्तेमाल करें, रिवेट का इस्तेमाल करें, ये ज्वाइंट का मैटर है। इसके बाद में ये आता है रिज। रिज यानी जहां पर दो प्रिंसिपल राफ्टर आपस में मिलते हैं, ये ट्रस्ट का सबसे ऊंचा बिंदु, ये हमारा रिज कहलाता है। अब इसमें जब दो राफ्टर मिलते हैं और शीट कवर इस पे डाल दिया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे ओपन जगह बच जाती है। बरसात के दिनों में पानी इत्यादि यहीं से आने की संभावना रहती है। जैसे एक शीट मान लीजिए कुछ इस तरीके से डाल दें, ये शीट पड़ गई और एक शीट इधर से डाल दी जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ओपन स्पेस बच जाएगा। ठीक है, तो इसको ढकने के लिए एक राउंड शेप की एक प्लेट लगा दी जाती है, जिसको कहते हैं रिज प्लेट, रिज कवर प्लेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म्स है। इसके बाद आता पैनल पॉइंट। पैनल पॉइंट का मतलब है कि जिस बिंदु पर ये हमारे मेंबर्स आकर के मिलते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्रिंसिपल राफ्टर है, यहाँ पर एक ये स्ट्रट है, ये आकर के मिल रहा है, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा पैनल पॉइंट। ये हमारा कहलाएगा पैनल पॉइंट, ये पैनल पॉइंट, ये सब पैनल पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं पैनल्स। तो अब देखो दो लगातार यानी क्रमागत जो पैनल पॉइंट्स हैं, इनके बीच की दूरी, जैसे हॉरिजॉन्टल मेंबर में तो ये कहलाएगी पैनल, तो ये पैनल और ये पैनल, इसमें एक पैनल ये, एक पैनल ये, तो ये पैनल कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं रूफ कवरिंग। तो रूफ कवरिंग के रूप में हम सामान्यतया जो हमारी कॉरुगेटेड शीट आती है, जो लहरदार कहते हैं जिसको, लहरदार शीट, या तो हम जीआई शीट इस्तेमाल करते हैं यानी लोहे की चादर, या हम सीमेंट की शीट इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं एसी शीट। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखिए बनाने का प्रयास करते हैं कि आपको ट्रस बनाना कैसे है। तो सबसे पहले उसका जो स्पैन दिया है, उस स्पैन के आधार पर इसका लाइन डायग्राम बना लीजिए। तो लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, हम एक सिंपल सा ही 10 मीटर का लेके चलते हैं। जो हमारे फिंग ट्रस, इनका पार्ट जो है 8 मीटर से 20 मीटर तक हो सकता है। तो आपको जितने मीटर का भी बनाना है उसके हिसाब से आप अपने पैनल खुद ही डिसाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी जो डायग्राम बनाया था 10 मीटर के लिए, तो 10 मीटर के लिए हमने पहले क्या किया, 2 सपोर्ट बना दिए। और इनके बीच की दूरी ये 10 मीटर है, ये दूरी 10 मीटर ले। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं पता इसके अलावा, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई हम इसमें 25 डिग्री का एंगल देंगे, या ये डिसाइड कर लीजिए कि हम इसकी पिच 1/4 रखेंगे, जिस आधार पे भी करना चाहो। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया भाई 30 डिग्री का एंगल रखेंगे, तो इसके हिसाब से जो भी आपने डिसाइड किया उसके आधार पर ये इंक्लाइंड लाइन खींच दे। ठीक है, कहां से, सपोर्ट से। अब आती है, ठीक है लगभग बीच में है। ठीक है, तो ये 2 बन गए। अब इसके बाद में हमने क्या किया, इसके सेंटर से, सेंटर का पोर्शन 4 मीटर का एक पार्ट ले लिया, बाकी ये 3-3 मीटर के हो गए। इस तरीके से ले लें थोड़ा सा ये। तो इसके बाद में हमने इसको इससे स्केल रख करके मिला दिया। अब इसके बाद में हमने इसको जो है सेंटर पॉइंट निकाला और ये मिला। अगर हम ज्यादा भाग करते तो हमें इसको और बनाना पड़ता। तो यानी कि अगर इसकी जितनी ज्यादा लंबाई होगी,
इसका मतलब है इस ट्रस पर उतने ही ज्यादा भार आएंगे। भाई शीट मटेरियल जो लगेगा उसका वेट आएगा, हवा इत्यादि उसका एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा लोड बढ़ेगा, इसका मतलब मेंबर की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ड्राइंग बनाने में आपको टाइम लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, उसके हिसाब से आप इसका बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए आप। तो ये हमने जो है एक हल्की पेंसिल, डार्क पेंसिल से नहीं बनाना, पहले हल्की पेंसिल से ये लाइन डायग्राम बना दिया। अब इसके बाद में हमारे जो मेंबर है टाई बीम, प्रिंसिपल राफ्टर, स्ट्रट, इनमें हम कौन सा खंड इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि टाई बीम के रूप में, टाई बीम में दो कोणीय खंड, कितने, दो कोणीय खंड। तो दो कोणीय खंड के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो दो लिख करके और एंगल बना दें, तो इसका मतलब हुआ दो कोणीय खंड। या हम कुछ इस तरीके से सिंबल बना, एक ऐसे बना दें एक ऐसे बना दें, तो ये कोणीय खंड का सिंबल होता है। दो बना दिए तो इसका मतलब दो कोणीय खंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो कोणीय खंड जिसकी साइज 75 इंटू 75 इंटू 8, ये हमने डिसाइड कर। इसके बाद जो प्रिंसिपल राफ्टर है, प्रिंसिपल राफ्टर भी हमने चलिए यही ले लिया सेम साइज, प्रिंसिपल राफ्टर, ये भी सेम साइज का ले लिया, लेकिन इसमें एक खंड इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना, सिर्फ एक खंड, कोणीय खंड 75 इंटू 75 इंटू 8, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रट, स्ट्रट की साइज जब ले ली 60 इंटू 60 इंटू 6 mm, ठीक है। इसके अलावा पर्लिन और क्लीट जिसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल इन तीन को लेके चलते हैं। हमने कहा कि ये लाइन डायग्राम आप बिल्कुल हल्के उस पेंसिल से बनाएं। अब इन्हीं को मेंबर की अक्ष मान लें, इनको ही मेंबर की अक्ष मान लें। तो ये लाइन जब हल्की होगी तो अब देखिए टाई बीम हमारी 75 इंटू 75 इंटू 8। अब सबसे पहले डिसाइड करो कि भाई किस स्केल में इसको बनाएंगे। अब ये है 10 मीटर, ठीक है। सामान्यतः ड्राइंग हम लोग 150 में बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 150 में बनाते हैं तो जो हमारी 60 mm की डायमेंशन है, 60 मिलीमीटर, तो 150 के स्केल में 60 मिलीमीटर कितनी दूरी हो जाएगी, 1.2, ठीक है, mm। अब 1.2 mm हम इसको अगर बनाना चाहेंगे तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन 150 के स्केल में ये 10 मीटर की दूरी है, ये तो दिखा सकते हैं। 10 मीटर की दूरी के लिए 150 इंटू 10 मीटर और सेंटीमीटर में 100 कर दिया, तो इस तरीके से 20 सेंटीमीटर आ गया। तो 20 सेंटीमीटर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि जो चीज हम इस ड्राइंग में दिखाने जा रहे हैं वो हम किस स्केल में सही तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर स्केल है 1:10, ठीक है, 1:10। अब जब हम 1:10 की स्केल इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये 10 मीटर की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर ड्राइंग में नहीं बनेगी, कि 100 सेंटीमीटर की शीट ही लंबी नहीं होगी। तो इसके लिए विकल्प है कि भाई देखो ये हमारा जो ट्रस है, जो ज्वाइंट यहाँ पे बनेगा वही ज्वाइंट यहाँ पे बनेगा, जो ज्वाइंट ये होगा वही ज्वाइंट ये होगा। तो यानी सारे ज्वाइंट एक सेम होंगे, ये सेम इस तरीके से होंगे। तो हम इसमें जितनी लंबाई में आधे से अधिक भाग हम ड्राइंग बना करके इसको बीच में ब्रेक कर दें और छोड़ दें इसको, तो ये समझ लिया जाता है कि जैसा ज्वाइंट यहाँ पे था वही ज्वाइंट यहाँ पे था। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो अब स्केल डिसाइड हो गई 1:10 की, ठीक है।
अगर हमारे पास जगह है तो हमने इसको पूरा बनाया, नहीं जगह है तो ब्रेक कर दिया बीच में। अब आइए टाई बीम, टाई बीम की साइज है 75 मिलीमीटर। 1:10 के स्केल में लेंगे तो 7.5 मिलीमीटर, ठीक है, 7.5 मिलीमीटर। हमने कहा भाई ये लाइन हल्की बनानी है तो ये हमने उसकी अक्ष मान ली। इससे थोड़ा नीचे देखिए, एग्जैक्ट चीज तो ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि कोणी खंड की एक्स अक्ष कहाँ पे है, वाई अक्ष कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है, ड्राइंग में इतना संभव नहीं है। तो हम ये मानते हुए कि भाई चलो ठीक है, इसका ये सेंटर मान करके 7.5 मिलीमीटर जो आया था उसका कुछ हिस्सा ऊपर और बाकी हिस्सा नीचे। जैसे मान लिया 3 मिलीमीटर नीचे कर दिया, 4.5 मिलीमीटर ऊपर कर दिया, ठीक है। नहीं है तो 3.5 जो आ रहा है बीच का सेंटर पोर्शन ले लीजिए और इसकी दो पैरेलल लाइन इस तरीके से खींच दो। एक तो इसकी ये हो गई ऊपर की और नीचे की ये हो गई, ठीक है। अब ये लाइन हमने कहा हल्की बना दो, तो अब हल्की की हमने इसको इस तरीके डाटेड कर दिया, ये समझने में आसानी रहेगी। इस तरीके से ये हमारी जो है ये इसकी अक्ष है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद है प्रिंसिपल राफ्टर, इसकी भी साइज यही है। अब देखिए चूंकि जो बताया था कोणी खंड को एलिवेशन में कैसे देखेंगे, इसके ऊपर की लाइन तो ये हो गई, यानी कि नीचे बॉटम में दो लाइन दिखेंगी ये। अभी हमने इसमें एक ही लाइन दिखाई है। अब चूंकि इसकी थिकनेस है 8 mm है, 8 mm को 1:10 के स्केल में बनाएंगे तो कितना होगा 0.8 mm। अब 0.8 mm आप नाप के नहीं बना सकते, तो इसमें करना ये है कि इसके ऊपर से 8 मिलीमीटर का मतलब है कि आप जितने नजदीक से नजदीक पतली यानी गैप रखते हुए एक लाइन खींच दे, तो ये लाइन आपको जस्ट इससे ऐसा ही सटे नहीं और इससे कोई ज्यादा दूरी भी ना हो, तो इस तरीके से आप इसके लाइन खींच दें। तो ये इसकी थिकनेस दिखेगी, ठीक है। अब आइए प्रिंसिपल राफ्टर में। प्रिंसिपल राफ्टर में एंगल को हमको कैसे लगाना है, क्योंकि अभी आपको बताया प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर पर्लिन रखी जाती है। अब कोणी खंड हमारा इस शेप में है, अगर हम ऐसे इसको लगा देंगे तो इसमें ऊपर के हिस्सा का एरिया कम होगा, पर्लिन रखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको हमेशा इस शेप में रखते हैं। तो अब इसी तरीके से जो जो प्रिंसिपल राफ्टर था इसमें भी साइज 7.5 मिलीमीटर बनाना है मेंबर को, तो हमने इसको इस तरीके से इसको कि ये चौड़ाई हमारी 7.5 हो जाए, तो 7.5 इधर ले लिया दोनों तरफ मिला करके और इसको इस तरीके से मिला दिया। ये ध्यान रहे कि ये इसको ओवरलैप ना करे, क्या ना करे, ओवरलैप ना करे। अगर ये ओवरलैप कर जाता है, अगर ये ओवरलैप कर जाएगा तो आप ज्वाइंट आपका गलत कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया। अब ये हमारी इसकी सेंटर लाइन हो गई, यानी अक्ष हो गई इसकी, और इसमें जो डबल लाइन दिखानी थी ऊपर वाले हिस्से में दिखाएंगे। बना लीजिए, बिल्कुल इतना बनाना है कि ये आपस में चपके नहीं और सबसे ज्यादा नजदीक। सेम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। ये ध्यान रखना है ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर होती है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ तक लेकर के आए ये टाई बीम और प्रिंसिपल राफ्टर ऐसे बनाते हैं, तो ये बनाना गलत तरीका है।
इसके नजदीक तक लाइए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, जहां तक जाए इसको हटा दीजिए। इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर, यानी ये बन गया। ये लाइन जो डबल थी एंगल की जो थिकनेस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो ये इसकी एक्सिस हो गई। अब इसके बाद ये दो मेंबर जोड़ने हैं, तो अब इस मेंबर को भी, अब इसमें देखिए आप, हमने कहा स्टड 60 बाई 60 इंच है, तो इसके में लोड आने जो आ रहे हैं उसके हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। तो ये हमने मेंबर इसमें ये लाए और इसके पैरेलल ही इसको बना दिया। जहां पर ये टच होने से पहले ही इसमें परपेंडिकुलर लाइन डाल दी और ये हमारा जो है ये इसकी अक्ष हो गई। सेम इसी पैटर्न पे इधर करेंगे। कोड़ी खंड है तो इसमें डबल लाइन बनाएंगे। अब ये ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पे डबल लाइन बना रहे हैं तो दूसरे साइड में उस तरफ बनाएंगे। अगर यहाँ बना रहे हैं तो इसमें अंदर की साइड बनाएंगे, यानी इस तरफ बना रहे हैं, दोनों तरफ के मेंबर एक ही सेम डायरेक्शन में लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ये सारे जो हमारे मेंबर्स हैं इनको बना दीजिए। तो ये ध्यान रखना, मेंबर एक दूसरे से बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इनके बीच में गैप होना जरूरी है। ठीक है, अब ये बन गया। अब ये आपस में जुड़ेंगे कैसे, तो इसके लिए व्यवस्था बताई गई गसेट प्लेट की। व्यवस्था गसेट प्लेट की, तो देखिए गसेट प्लेट कैसे लगाना है। अब आपको ये पता है कि हमें कितनी रिवेट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रिवेट की संख्या निश्चित करते हैं आने वाले भार, लेकिन फिर भी इसमें 2 रिवेट से कम नहीं लगाए जाते, क्योंकि 2 रिवेट से अगर कम लगा देंगे तो ये ज्वाइंट हमारा कहलाएगा हिंज ज्वाइंट। और हिंज ज्वाइंट में क्या होता है कि लोड आने पर एक मेंबर अपनी दिशा से भटक सकता है, तो इसलिए कम से कम 2 रिवेट लगाने हैं। तो रिवेट के लिए कम से कम तुम्हें पता है किनारा दूरी रखनी चाहिए, उतनी किनारा दूरी छोड़ करके और पिच के ध्यान में रखते हुए रिवेट लगा दी। ठीक है, तो अब इस तरीके से लगने के बाद में अब यहां से गजी प्लेट लगेगी, तो इसके पीछे साइड से लगाएंगे तो सामने से डॉटेड दिखा दे। अब इसके बाद में ये वाला पोर्शन है, इसको इससे मिला दिया, यहां से इसको इससे मिला दिया। अब इसके पीछे साइड हमारी है, देखिए इसमें क्या मेंबर लगे, 2 मेंबर लगे, तो इसमें गसिट प्लेट दोनों मेंबर के बीच में लग जाएगी। तो इस तरीके से इस हिस्से में ये डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। ठीक है, अब इसमें जो है मेंबर तो गजिट प्लेट से जुड़ गए, अब इसमें टाई बीम को भी गजिट प्लेट से जोड़ने के लिए यहाँ पर रिवेट लगाई जाएगी। तो इस तरीके से ये ज्वाइंट कंप्लीट हो गया। जैसे ये ज्वाइंट बनाया है सेम पैटर्न पे इसको बनाए। अब आइए इस ज्वाइंट में, तो इस ज्वाइंट में क्या करना है, सबसे पहले रिवेट डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे लगानी है और कितनी रिवेट लगानी है। अब इसके बाद में गजिट प्लेट का किनारा दूरी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से गजिट प्लेट लगनी है, तो ये लाइन खींचने के बाद में इसको आपस में मिला देंगे और यहां पर गजिट प्लेट तो इस तरीके से ये ऊपर रिज ज्वाइंट हो गया। यहाँ की शेप अभी निर्धारित नहीं है और मेंबर लगाया जाए, हो सकता है इसको ऐसे कट करना पड़ जाए, तो ये बाद में डिसाइड करेंगे। तो सेम देखिए इस तरीके से जैसा ये बनाया वैसे यहाँ बना लेंगे। अब आइए इसमें
ये गजिट प्लेट लग गई, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे एक वन साइड हम बना दे रहे हैं, दूसरे साइड का इसी तरीके से आपको इसे पूरा कर लेना है। अब आइए इसमें, तो इसमें ये रिवेट लगा दी। अब संख्या 2 से कम नहीं रखनी है, बाकी आपकी मर्जी है कि कितनी लगानी है, लोड आने पे डिसाइड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर गजिट प्लेट ये और यहाँ पर गजिट प्लेट ये, इस तरीके से हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपने ये बना दिया। अब इसके बाद में अब आपको क्या करना है, इस पे पर्लिन लगानी है, और ये हमारा जो ज्वाइंट कहलाता है ये रिज ज्वाइंट कहलाता है। कौन सा? रिज ज्वाइंट। ये कहलाता है वॉल ज्वाइंट। बाकी ये कहलाते हैं टाई बीम स्टड ज्वाइंट, ठीक है। इनमें नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ई, इस तरीके से ज्वाइंट के नाम भी दे सकते हैं, उस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद में तुम इसको ये देखिए, ये हमारी इसकी लेंथ कितनी, ठीक है। अब जैसे ये 10 मीटर थी, ठीक है, तो 10 मीटर में अगर हमने इसको हाइट कितनी ली है, इसको अपना कैलकुलेट कर लेना। क्यों कैलकुलेट करा रहे हैं? इसमें ये देखना है कि हमारी जो जीआई सीट है या एसी सीट, इनकी लंबाइयां क्या होती हैं जो मार्केट में उपलब्ध रहती हैं। तो इसमें देखिए, जो हमारी जीआई सीट है, जीआई सीट, इसकी लंबाई जो है 1.8 मीटर से स्टार्ट होती है, 1.8 मीटर से स्टार्ट होती है, और ये 2.2, 2.8 और 3 मीटर तक जाती है। ये 3 मीटर तक मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको चूंकि इसमें सीट रखनी है, तो कितनी सीट लगाएंगे, जहां पे सीट समाप्त होगी उसके नीचे सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट के लिए हम पर्लिन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारा ओवरलैप है, मेन चीज जैसे एक सीट हमने ये डाल रहे हैं, और इस सीट के ऊपर जब दूसरी सीट डालेंगे तो इस पे ये ओवरलैप कराते हैं। ये ओवरलैप का जो हिस्सा है ये 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो एक सपोर्ट हमने यहाँ पे दिया, दूसरी सीट ये लगेगी, तो एक सपोर्ट यहाँ पे दिया, तो देखो 7.5 सेंटीमीटर इधर निकल गया, 7.5 इधर निकल गया, यानी 15 सेंटीमीटर कम हो गया। तो आपको उसी हिसाब से इसमें पर्लिन देनी है, ठीक है। तो हमने इसमें मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई ऐसा है कि ये हमारी लगभग मान लीजिए 7.5 मीटर लंबाई निकलती, तो हमने 2.5 सेंटीमीटर के 3 पार्ट कर लिए, 2.5 मीटर के 3 पार्ट कर लिए। तो 3 पार्ट का मतलब हो गया 1, 2 और 3। तो एक पर्लिन यहाँ लगाएंगे, एक पर्लिन यहाँ लगाएंगे, ठीक है। या हमने जहां पे ज्वाइंट था वहां पे एक पर्लिन लगा दी, भाग ज्यादा बच रहा तो बीच बीच में एक और लगा दी, ठीक है। तो इस तरीके से पर्लिन जो लगाने का सिस्टम है, पर्लिन के रूप में हमने मान लिया कि हमने कोड़ी खंड जो इस्तेमाल कर रहे हैं 125 इंटू 75 इंटू 6 mm, ठीक है। मान लिया हमने ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो 125 mm का हिस्सा है वो ये वर्टिकली इसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये हमारा हो गया 125 mm, और जो 75 mm है वो ये हो गया। तो इस तरीके से ये वाला जो कोड़ी खंड है ये बन गया। अब इस कोड़ी खंड को रोकने के लिए, कोड़ी खंड को रोकने के लिए तो क्लीट एंगल इस्तेमाल करते हैं, क्लीट एंगल। ये क्लीट एंगल हमारा जो साइज होगी इसकी, मान लीजिए 75 इंटू 75 इंटू 6 mm। तो ये 75 इंटू 75 का कोड़ी खंड यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमारा
जो क्लीट एंगल है इसकी लेंथ ज्यादा नहीं होती, इसका काम क्या है कि इस पर्लिन को फिसलने से रोके। क्या काम है? इस पर्लिन को फिसलने से रोके। तो ये जो हमारी क्लीट एंगल है ये प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर रखी है, और प्रिंसिपल राफ्टर की जो एक लेग है वो 75 है। तो हमने इसमें जो प्रिंसिपल राफ्टर रखा है वो इस तरीके से रखा है, क्योंकि इसकी थिकनेस ये है। तो क्लीट एंगल इसके ऊपर रखा गया है। तो क्लीट एंगल की जो लेंथ है वो 75 mm या थोड़ी इससे 19-20 रख सकते हैं। तो ये इसकी लेंथ हो गई। तो अब ये लेंथ जो है इस फ्लैंज के साथ में इसकी एक लेग को कनेक्ट कर देंगे, यानी जो हमारा कोड़ी खंड है वो इस प्रिंसिपल राफ्टर के साथ ये कनेक्ट कर दिया गया, और एक लेग इसकी इससे कनेक्ट कर दी गई। ठीक है, ये ध्यान रखना इसकी थिकनेस 6 mm है। 1:10 के स्केल में बनाएंगे तो हो सकता है बनाते समय दोनों लाइनें मिल जाएं। तो इसमें जो हमारी थिकनेस है वो ज्यादा दिखाई दे, हो सकता है पूरा ऐसा काला ही बनाना पड़ जाए तुम। ठीक है, हो सकता है ये हिस्सा पूरा काला ही बनाना पड़ जाए, दोनों इसलिए मिल जाती। ज्यादा नजदीक नहीं बना पाए तो ये हो सकता है ये हिस्सा ऐसे बन जाए। तो भी तुमको पता होना चाहिए तुमने क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये बनाई है वैसी अब देखिए एक तो हमने यहाँ पे लगा देंगे, जो हमने लगाया है इसके पहले। तो इस तरीके से एक पर्लिन ये हो गई, एक पर्लिन यहाँ पे किनारे पे लगा देंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना ये सारी पर्लिन की डायमेंशन एक ही है, तो ये एक ही लेवल पे आ जाएंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पर्लिन एक ही हो जाएगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें दिख रहा है कि ये हमारी जो कवर जो प्लेट लगेगी गजेट प्लेट, ये इससे हट करके लगेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारी पर्लिन तैयार हो गई। अब इसके बाद में सीट रखनी। अब सीट देखिए, सीट की शेप क्या होती है, इस तरीके से होती है। इसकी जो हमारी जीआई सीट होती है ये 16 गेज से 24 गेज के बीच होती है, यानी मिलीमीटर में अगर लें तो 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तो बहुत ज्यादा है, बहुत कम। ठीक है, यानी mm में कह सकते हैं ये 0.63 यानी 0.8 mm से 1.25 mm के बीच। ठीक है, और ये जो हमारी बीच की ये उठा हुआ हिस्सा है ये 2.5 सेंटीमीटर से शुरुआत होती है। जो हमारी एसी सीमेंट होती है, सीमेंट की चादर होती है, उनमें ये 5 सेंटीमीटर तक होती है। तो अब हम इसको अगर एलिवेशन में देखेंगे तो ये चीज हमारी 5 सेंटीमीटर है, यानी 50 मिलीमीटर। इसको 1:10 के स्केल में देखेंगे तो 5 mm। ठीक है, और अगर यही एसी सीमेंट है तो 2.5 mm, अगर जीआई सीट है तो 2.5 mm, और एसी सीमेंट है तो ये 4 मान लीजिए 50 mm है तो 1:10 के स्केल में ये 5 मिलीमीटर हो जाएगी। तो ये 5 मिलीमीटर, तो इस तरीके से इसमें जब बनाएंगे तो ये हमने एक हमारी लाइन आ जाएगी स्ट्रेट में, और ये वाला शुरुआत कहां से करेंगे, इधर से शुरुआत करेंगे यहां से। तो पहले ये सीट लेंगे और जो भी सीट डालिएगा जीआई सीट डाली है तो 2.5 mm लेकर के इस तरीके से सीट ले जाएंगे। यहाँ पर जो किनारा है यहाँ पर वाल प्लेट लगा देते हैं। वाल प्लेट के रूप में हम कोड़ी खंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से लगाते हैं यहाँ पे सपोर्ट हो गया। तो अब देखिए ये चीज इसके ऊपर आ गई। अब जो दूसरी सीट इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ से करेंगे। तो अब चूंकि इसमें जब सीट के ऊपर सीट रखी जाएगी तो कैसे रखेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से रखेंगे। तो ये ऊपर से देख रहे हैं तो इसमें
अगर हम इसका प्रोजेक्शन लें तो कितना डिफरेंस पड़ेगा, खाली इसकी थिकनेस का। तो इसकी थिकनेस से हम यहां से फिर दूसरी शीट स्टार्ट कर देते हैं, ये ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इसमें नहीं दिखाई देगा, ये तो ये थिकनेस बहुत कम है, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो तुम लोग, इस तरीके से बना देंगे, ये हिस्सा नहीं आएगा। चाहो तो तुम सीधे सीधे दो पैरेलल लाइन खींच दीजिए, दो पैरेलल लाइन खींच दीजिए और बीच में इसको इस तरीके से कर दीजिए, ये पता चल जाएगा ये सीट अलग है, ये सीट अलग है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से दिखाना ये संभव नहीं है कि 6 मिलीमीटर है, 6 मिलीमीटर यानी 0.6 mm, तो इसमें ऐसे बनाओगे तो हो सकता है कि ज्यादा थिकनेस दिखाई देने लगे, तो वो चीज गलत हो जाएगी। आपको दो पैरेलल लाइन खींच करके इसके पैरेलल लाइन बिल्कुल सीधी खींच लीजिए और बीच में खींचने के बाद यानी इस तरीके पैरेलल लाइन खींच के एक लाइन यहाँ दिखाइए, एक लाइन यहाँ पे दिखाइए, इस तरीके से बढ़ जाएंगे। तो सेम इसी पैटर्न पे यहाँ के लिए करेंगे। करने के बाद में यहाँ पर रिज जो हमारा कवर प्लेट है, रिज कवर, इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ट्रस का जो बन जाएगा। अब आइए यहाँ पे बाल ज्वाइंट। तो बाल ज्वाइंट पे हमने टाई बीम को रखा। टाई बीम को रखने के पहले इसके नीचे एक प्लेट लगाई जाती है, इसकी थिकनेस 16 mm 20 mm, ठीक है। ये ट्रस पे आने वाले भार के अनुसार डिसाइड होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रस पे भार लोड आएगा बेस प्लेट के माध्यम से ये दीवार पर या जो भी सपोर्ट हमने दिया उस पर ट्रांसफर करेंगे, तो इसलिए इसकी थिकनेस की प्लेट की जो है 12 mm से 20 mm तक हम रखते हैं। तो अब इसके बाद ये बेस प्लेट लगा दी। बेस प्लेट के नीचे यहाँ पे कंक्रीट डाली जाती है, क्योंकि अभी ये बेस प्लेट लगी है। अब देखिए, अब खाली बेस प्लेट को देखिए कैसे बनाई गई होगी। ये हमारी बेस प्लेट हो गई, प्लान में बेस प्लेट ऐसे दिखाई जाएगी। और ये जो हमारा है इसमें हमने कम से कम 2 और अधिकतम चारों कोने पे 4 होल कर दिए। तो ये जो होल है वो इसमें हम एंकर बोल्ट, कौन से बोल्ट? एंकर बोल्ट या फाउंडेशन बोल्ट जिसको कह सकते हैं, ये बोल्ट इस होल में डाल करके जो ये कंक्रीट डाली गई है इस कंक्रीट के साथ में इनको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बेस प्लेट हो गई। अब ये देखिए टाई बीम, ये टाई बीम है, इसमें हमने 2 कोड़ी खंड इस्तेमाल किए थे। तो ये कोड़ी खंड देखिए, बीच की जो सेंटर लाइन ये हो गई, इसके बीच में हमारी ये गजेट प्लेट लगी है, तो ये गजेट प्लेट हो गई। अब इसमें कोड़ी खंड की जो थिकनेस है वो आ गई और एक लेग की लेंथ ही आ गई, यानी एक हिस्सा ये बन गया। ये हमारी गजेट प्लेट है, ये गजेट प्लेट है और ये कोड़ी खंड है। तो इसी तरीके से अब इधर देखेंगे, ये कोड़ी खंड और ये इसकी लेग लेंथ, यानी इसको ऐसे देख लीजिए, ये हमारा ऐसे लगा है, ये और ये, इसके बीच में गजेट प्लेट है। अब इसको हम ऊपर से देखें तो गजेट प्लेट हो गई ये, तो वो इसमें ये दिखाई गई। ये वाली जो थिकनेस है वो ये हो गई, ये लेंथ जो है वो ये आ गई। तो इसमें जो हमारे ये कोड़ी खंड है जिसका इस्तेमाल टाई बीम के लिए हमने किया है, तो उसमें हम यहाँ पर तो हमने जोड़ दिया गजेट प्लेट के साथ में, जो हमने इस तरीके से दिखा रहा है जोड़। ये और ये हमारा बेस प्लेट के ऊपर जोड़ दिया रिवेट से, यहाँ पे रिवेट के साथ में बेस प्लेट से जोड़ दिया। अब इतना हिस्सा जोड़ने के बाद बेस प्लेट कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर रखी गई और इसमें जो होल थे, इन होल में हम जो हमारे एंकर बोल्ट है इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं और इसको हमने यहाँ पर नट बोल्ट से टाइट कर दिया। तो इस तरीके से बेस प्लेट किससे जकड़ी गई? कंक्रीट ब्लॉक से। और बेस प्लेट के ऊपर रखे गए टाई बीम। टाई बीम को हमने नट बोल्ट से, रिवेट से, जिससे भी ज्यादा नट बोल्ट का इस्तेमाल होता है उससे इसको कस दिया गया।
तो इस तरीके से ये वाला ज्वाइंट हमारा ये कंप्लीट हो गया। हो सकता है कि पूरी ड्राइंग आपको ना बनानी पड़े, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बार ज्वाइंट पे कौन-कौन से मेंबर मिलते हैं, रिज ज्वाइंट पे कौन-कौन से मेंबर मिलते हैं और बाकी हमारे ज्वाइंट है उसमें कौन से मिलते हैं। अगर आपसे सिंपल से कह दिए भाई एक ट्रस के लिए बाल ज्वाइंट का चित्र खींचिए, सेक्शन और इसका डिटेल प्लान डिटेल एलिवेशन बनाइए, तो आपको इतने हिस्से की ड्राइंग बनानी होगी। अगर रिज ज्वाइंट के लिए पूछते हैं तो रिज ज्वाइंट के लिए इतना लेके के बाद में फिर इसके बाद उसमें बताया कि कवर प्लेट लगाते हैं तो कवर प्लेट लगा देंगे। ये प्लेट जो हमारी इसके बीच में इतना गैप नहीं रहता जितना हम इस चित्र में दिखा, बहुत ही कम इस तरीके से रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसकी ड्राइंग खींचनी, ये समझ में तभी आएगी जब आप लोग स्वयं बनाएंगे। हमने आपको बनाने के लिए एक रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं ये चीज हमने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद बनाइए और इसके बाद जो आपकी अगली ड्राइंग होगी वो 3 या 4 दिन के बाद जो अगला टर्न पड़ेगा उस पे हम आपको इसको क्लियर कर देंगे। ओके, यहीं पर आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।